नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम क्लास 10th तक का जो अपना सिलेबस है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज से क्लास 11th को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th में आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है। क्लास 11th की जो ज्योग्राफी की बुक्स हैं उनकी संख्या 2 है, जिसमें से पहली किताब है भारत का भौतिक पर्यावरण, जिसमें आप सामान्यतः भारतीय भूगोल के विषय में पढ़ेंगे। दूसरी जो पुस्तक है वो आपकी विश्व भूगोल से संबंधित है, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो इन दो किताबों का अध्ययन हम क्लास 11th में करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि क्लास 11th और क्लास 12th की जो किताबें होंगी उनको आपको एक तरह से रट लेना है, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, तो क्लास 11th की भारत का भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय इसका संबंधित था आपके भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से। उसको मैंने यहाँ पे सम्मिलित इसलिए नहीं किया है क्योंकि जब हम 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार को बड़े ही अच्छी तरीके से समझा था। यहाँ तक कि जितनी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी थी उसके अलावा भी बाहर से या अदर सोर्सेज से मैंने उसमें चीज़ें डाली थी। और कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि उसको पढ़ने के अलावा आपको भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार के विषय में और नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर है आपका जो आपने 9th में पढ़ा था, भारत का भौगोलिक विभाजन। इसको यहाँ पे नाम दिया गया है भारत के भू आकृतिक प्रदेश। दोनों चैप्टरों में सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ नई चीजें यहाँ पे आपको इसमें देखने को मिलेंगी, इसी वजह से मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं। भारत में अलग अलग प्रकार के भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। उनको अलग अलग रूप से हम विभाजित कर सकते हैं, जिनके नाम आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग जो हिमालय पर्वत वाला हिस्सा है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में मतलब नीचे अगर जाएंगे आप, उत्तर भारत का मैदान आपको मिलता है। उत्तर भारत के मैदान के बाद में आपका आता है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इसके बाद में पश्चिमी भाग में भारत के में भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन प्रमुख भागों के आधार पर हम इस अध्याय में चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। वन बाय वन इन सभी भागों को या भू आकृतिक प्रदेशों को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय भाग की, जिसमें आपकी सम्मिलित होती हैं हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियां हैं। ठीक है, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? उत्तर का पर्वतीय भाग। अब उत्तर के पर्वतीय भाग में हिमालय के बारे में जानेंगे। तो हिमालय के बारे में आगे बढ़ने से पहले हमको ये जान लेना जरूरी है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का जो है निर्माण किस तरीके से हुआ। तो हालांकि जब आप भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत पढ़ेंगे यानी 11th क्लास की दूसरी बुक पढ़ेंगे, तब आपको इन चीज़ों के बारे में और विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर आपकी समझ के लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको यहाँ बता देता हूँ, जिससे आपको चीज़ों को समझने में दिक्कतें नहीं होंगी। ये जो चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ये जो है करोड़ों वर्षों पहले जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उनकी स्थिति थी। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो प्रारंभिक स्थिति थी पृथ्वी की, उस पर जितने भी महाद्वीप थे वो संयुक्त अवस्था में थे। मतलब सभी महाद्वीप जो आज वास्तविक रूप में मौजूद हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे, जुड़े हुए थे। ये जो डॉटेड आपको दिखाई दे रही हैं, छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये जल को दर्शा रही है यहाँ पे। और इसका मतलब है कि ये जो पूरे महाद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको संयुक्त रूप से एक ही नाम से जाना जाता था, जिसको पेंजिया कहा जाता था। ठीक है, पेंजिया के नाम से इसको जाना जाता था, जिसमें सभी महाद्वीप जो आज पृथ्वी पर मौजूद हैं वो आपस में जुड़े हुए थे। और इनके चारों ओर जो अथाह सागर था या इनके चारों ओर जो जल का विस्तृत क्षेत्र था उसको पैंथालासा सागर कहा जाता था। ठीक है, पहला पॉइंट, यानी सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे। इनके चारों ओर का जो महासागर था उसको पैंथालासा सागर कहा जाता था। फिर आगे चल करके क्रमिक रूप से क्या होता है कि जो पेंजिया था, ठीक है, यहाँ पर मैं जो यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, पेंजिया के दो भागों में टूटने के बाद से ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले पेंजिया था, पेंजिया के चारों ओर पैंथालासा सागर था। फिर आगे चल करके जो भी पृथ्वी पर कह सकते हैं टेक्टोनिक्स प्रक्रियाएं हुई, जो भी शैलें हैं या जो भी महाद्वीपीय प्लेटें हैं उनका विस्थापन हुआ, जिसके कारण पेंजिया जो महाद्वीप था वो दो भागों में टूट गया। पेंजिया नामक जो भूखंड था वो दो भागों में टूट गया। और पेंजिया भूखंड के टूटने से जो दो अलग अलग भाग बने उनके नाम थे अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है,
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब बने उससे पहले ये संयुक्त रूप से पेंजिया कहलाते थे। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें जाएं। यहाँ से जब हम 11th और 12th पढ़ेंगे तो उसको बड़े ही सहज रूप में आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं एडवांस मोड में चीज़ें चल रही हैं और यहाँ आपको चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेंजिया, पेंजिया के चारों ओर पेंथला सा सागर, फिर आगे चल करके महाद्वीपीय प्लेटों के विस्थापन या भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप क्या होता है, पेंजिया दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था, जैसे मैंने यहाँ पर आपके संकेत के लिए लिख भी दिया है, एन का मतलब नॉर्थ यानी उत्तरी भाग, एस का मतलब साउथ यानी दक्षिणी भाग। तो पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वो अंगारा लैंड बना और पेंजिया का दक्षिणी हिस्सा जो था वो गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, अब क्या होता है कि जो गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था, इनके बीच में एक सागर था, मतलब उसका एक अलग नाम दे दिया जाता है यहाँ पे, टेथिस सागर। ठीक है, टेथिस सागर। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था वो था कौन सा, टेथिस सागर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं अंगारा लैंड में कौन कौन से महाद्वीप आते थे, उत्तरी अमेरिका, एनए मतलब नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब क्या है, यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर के संयुक्त रूप से क्या कहा जाता था, यूरेशिया कहा जाता था। तो अंगारा लैंड में आते थे ये सारे, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया ये अंगारा लैंड के हिस्से थे। और गोंडवाना लैंड में आता था आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका। ठीक है, और आपकी अंटार्कटिका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, और भारतीय उपमहाद्वीप वाला जो हिस्सा था वो भी गोंडवाना लैंड का भाग था। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस प्राचीन भूभारतीय भाग का हिस्सा था, तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, इससे आप याद रखेंगे। पहले अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो भारत की जो अवस्थिति थी वो दक्षिणी गोलार्ध में थी। वर्तमान समय में भारत का जो अगर स्थिति और विस्तार के हिसाब से भारत की जो पृथ्वी पर हम या ग्लोब पर उसकी अवस्थिति को देखते हैं तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है। लेकिन पुराने समय में, आज से करोड़ों वर्ष पहले, जब ये संयुक्त रूप से महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, उस टाइम पे जो भारतीय भूभाग था ये कहाँ था, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपको येलो कलर में आपको इंडिया दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया धीरे धीरे क्या होता है, ये जो भारतीय प्लेट थी ये धीरे धीरे इसका क्या होता है, ऊपर की तरफ विस्थापन होता है। ठीक है, और ये विस्थापन ऐसे नहीं हो गया कि आज इंडियन प्लेट है और इंडियन प्लेट धीरे से ऊपर की तरफ सरक गई, ऐसे नहीं। इसको इस प्रोसेस में लाखों करोड़ों वर्ष लगे, धीरे धीरे मतलब एक एक सेंटीमीटर करके जो इंडियन प्लेट थी ये ऊपर की तरफ क्या होती है, ऊपर की ओर गति करती है। अब क्योंकि अब यहाँ से मैं हिमालय की उत्पत्ति के विषय में बात कर रहा हूँ कि अब ये जो इंडियन प्लेट है, ठीक है, इधर से ही ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इंडियन प्लेट जो थी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जब गति करती है तो ये किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट थे। यूरेशियन प्लेट मतलब जो यूरोप और एशिया का सम्मिलित हिस्सा था। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, इनके बीच में क्या था, सागर था। ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। अब जब ये दोनों भाग आपस में टकराएंगे, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, तो बीच का जो समुद्र था उसमें वलन हुआ। वलन का मतलब मोड़ पड़ने लगे उसमें। ठीक है, उसके बीच में वो एक तरह से कह सकते हैं उस पर दबाव पड़ा बीच वाले हिस्से पे। तो जो बीच वाला हिस्सा था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का बीच वाला हिस्सा, वो ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे आप देखेंगे, आप दो जैसे कोई चीज़ लीजिए अपने हाथ में, जिनको आप आसानी से एक दूसरे से टकरा करके, मतलब उन पर बल लगा करके और आसानी से उसको देख सकें। जैसे दो चौक भी लेंगे आप, तो दो चौकों को आपस में आप अगर बल लगाते हुए एक दूसरे की तरफ धकेलेंगे तो उसका जो बीच वाला हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ उठेगा। मतलब चौक का जो मतलब कह सकते हैं पदार्थ है, जिस पदार्थ से चौक बन रहा है, तो वो ऊपर की तरफ निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का आपस में टकराव हुआ तो बीच में जो टेथिस सागर था उसमें वलन या मोड़ पड़ने की स्थिति आ गई। ठीक है, तो ये भाग जो था ये ऊपर की तरफ उठ गया। और इसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है, छोटे छोटे आपको ट्राइंगल शेप में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से टेथिस सागर में क्या हुए, वलन पैदा हुए। इसलिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो वर्तमान में हिमालय है ये किस भू आकृति का मतलब किस भू आकृति का ये हिस्सा था, तो ये टेथिस सागर का हिस्सा था। और इसको वलित पर्वत क्यों कहते हैं,
इसको मोड़दार पर्वत कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमालय एक वलित पर्वत है, हिमालय एक मोड़दार पर्वत है। तो इसको वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकराईं तो इनके बीच का जो भूभाग था या इसके बीच का जो हिस्सा था तैतीस सागर वाला, इसमें वलन या मोड़ पड़ गई, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी हिमालय की उत्पत्ति की भूमिका को मैं आशा करता हूं कि समझ चुके होंगे, ठीक है। सॉरी। अब इसके बाद में यहां से आप देखते हैं, हम सबसे पहले किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, हम हिमालय के विषय में पढ़ेंगे। भारत का जो उत्तर पूर्वी पहाड़ियों वाला प्रदेश है, इसके अलावा भारत का उत्तरी भाग में जो हिमालय की पहाड़ियां हैं उनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, या उत्तरवर्ती क्षेत्र के बारे में। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें हैं, सामान्य चीज़ें जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं कश्मीर वाले क्षेत्र से बात करूं तो सबसे ऊपर पड़ती है आपकी काराकोरम श्रेणी, ठीक है। काराकोरम श्रेणी के नीचे दूसरी वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लद्दाख है, ठीक है। और तीसरी जो श्रेणी है, तीसरी वाली जो लाइन दिखाई दे रही है, ये जास्कर श्रेणी है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इनका आपको दोनों तरीके से नाम याद रखना है। पहली चीज कि काराकोरम श्रेणी कहाँ पड़ती है, लद्दाख श्रेणी कहाँ पड़ती है, जास्कर श्रेणी कहाँ पड़ती है, इस तरीके से भी नाम इनको आपको याद रखना है। तो ये जो है एक तरह से ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हिमालय को अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ विभाजित करें तो सबसे ऊपर आपका ट्रांस हिमालय आता है, दूसरे नंबर पर मैंने यहाँ पे लिख रहा है महान हिमालय, तीसरे स्थान पर मध्य या लघु हिमालय, और चौथे स्थान पर आता है आपका बाहरी या शिवालिक हिमालय। तो सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, और ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां पाई जाती हैं, ठीक है। एक श्रेणी और है आपकी कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी को हम भारतीय क्षेत्र के हिसाब से इसका अध्ययन नहीं करते हैं क्योंकि ये भारतीय भूभाग का हिस्सा नहीं है, ये आपका तिब्बत वाले हिस्से में पड़ता है। देखेंगे आप भारत का जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, भारत के मैप से अलग है कैलाश श्रेणी, ठीक है। तो कैलाश श्रेणी जो है ये तिब्बती वाले भूभाग में पड़ती है, और यहाँ से आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये आपकी ट्रांस हिमालय में है, और इनका क्रम भी आपको याद रखना है उत्तर से दक्षिण। जैसे आपसे पूछा जाता है सबसे ऊपर कौन है, काराकोरम, दूसरे स्थान पर उससे नीचे लद्दाख, तीसरे स्थान पर जास्कर, ठीक है। अब ये जो तीनों श्रेणियां थी ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गई। इसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रही है ये वाली लाइन यहाँ से, ये जो है पूरा महान हिमालय की श्रृंखला है, और महान हिमालय की श्रृंखला इसलिए भी फेमस है, हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं नीचे, महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको एक भूमिका बना रहा हूँ ताकि चीज़ों को आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो महान हिमालय की जो श्रृंखला है इसमें ज़्यादातर गैप्स नहीं है, मतलब एक समानांतर श्रृंखला है ये, और इसमें बीच में से कटा फटा मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं है। और मध्य हिमालय को आप देखेंगे तो मध्य हिमालय की जो श्रृंखला है ये बीच बीच में गैप्स आपको दिखाई देंगे। देखिए यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, इस तरीके से। तो जो मध्य हिमालय है इसमें बीच बीच में आपको गैप्स दिखाई देंगे, दरारें दिखाई देंगी। महान हिमालय में दरारों की संख्या काफ़ी कम है, और सबसे नीचे जो है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर ये आपकी शिवालिक हिमालय है, ठीक है। शिवालिक हिमालय की जो श्रेणी है ये इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए यहाँ म्यांमार के समांतर फैली हुई है, जिसमें आपकी पटकाई बूम श्रेणियाँ हैं, ठीक है। पटकाई बूम हो गई, नागालैंड में आपकी जी नागा श्रेणी हो गई, और मिजोरम में आपकी मिजो श्रेणी हो गई, ठीक है। मेघालय का पठार वाला हिस्सा देखो ये वाला है, ये मेघालय के पठार वाला हिस्सा है। यहाँ पर 3 डॉट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गारो, खासी और जयंतिया जो है पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और इन पहाड़ियों पर गारो, खासी और जयंतिया नामक जनजातियाँ का निवास है, ये यहाँ पे पाई जाती हैं, और इन्हीं के नाम के आधार पर इन पहाड़ियों का नामकरण भी किया गया है, ठीक है। गारो, खासी और जयंतिया ये मेघालय में आपकी पड़ती हैं। एक प्रश्न और कई बार पूछा जाता है कि हिमालय की स्थिति को देखें, हिमालय का जो विस्तार है इसकी जो ढलान है, स्लोप है, वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ है। तो यहाँ तक देखेंगे अगर हम अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखेंगे, और कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक अगर देखें, तो हिमालय की जो ढलान है, स्लोप है, वो उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व तक है। इसको और समझाता हूँ आपको, इस तरीके से देखिए, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, और ये आपका हो गया ईस्ट, ठीक है, ये आपका हो गया साउथ, और ये हो गया आपका वेस्ट। तो अब यहाँ पर जो कश्मीर की स्थिति है वो इस साइड में है, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में, आपकी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम से इस तरीके से ये पहाड़ी इस तरीके से फैली हुई है, तो किस साइड में आ रही है, देखिए दक्षिण और पूर्व, ठीक है।
उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जो हिमालय की श्रृंखला है वो फैली हुई है, कहाँ से? कश्मीर से लेकर के आपकी अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरा प्रश्न ये आता है कि अरुणाचल प्रदेश से जो नीचे की तरफ इसका विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ है, यानी अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम आएंगे कश्मीर से तो इसका स्लोप उत्तर पूर्व से, वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, और अरुणाचल प्रदेश से अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका जो स्लोप है उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, ढलान की बात हम कर रहे हैं। तो ये इसका एक सामान्य परिचय हो गया। ये जो मैप है ये आपका एनसीईआरटी की पुस्तक में दे रखा है, इसको थोड़ी थोड़ी जानकारी इसकी भी आपको रखनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इससे ऊपर वाला भाग ये पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर जिसको कहा जाता है, जिस पर अक्सर करके विवाद चलता रहता है। पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर, पीओके का मतलब पाक ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर इसको कहा जाता है। पीओके के ऊपर ये जो आपको दिखाई दे रही है आकृति, इसको बोलते हैं पामीर ग्रंथि, पामीर नॉट। ठीक है, इसको संसार की छत भी कहा जाता है। देखिए बिल्कुल ऐसे करके ऊपर है ना, तो इसको संसार की छत भी कहा जाता है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि जो पामीर नॉट है या पामीर ग्रंथि है, इसके पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है? तो इसके पूर्व में आपकी कुनलुन श्रेणी फैली हुई है और पश्चिम में इसके हिंदूकुश श्रेणी है। ठीक है, पामीर ग्रंथि के पूर्व में कुनलुन श्रेणी और पामीर ग्रंथि के पश्चिम में हिंदूकुश श्रेणी। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश श्रेणियों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और हम जैसे कि भारत के भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन कौन सा भूआकृतिक प्रदेश कहाँ पर है? वैसे मैं 9th क्लास में भी ये सारी चीज़ें आपको मैंने बड़े विस्तार से बताई हैं, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इनके बारे में हम दोबारा से पढ़ रहे हैं, तो इसको एक बार फिर समझिए। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिन भागों के बारे में मैं भी आपसे बात कर रहा था कि इस वीडियो में हम कौन कौन से पार्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ से लेकर के और ये आपका ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो है ये हिमालय है। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब दूसरा आता है आपका उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान कहाँ पे है आपका? ये वाला हिस्सा जो है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, देखो ये नदियों वाला, गंगा नदी आपको दिखाई दे रही, गंगा नदी तंत्र। ये वाला जो हिस्सा गंगा और यमुना नदियों के सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है वो उत्तर भारत का मैदान है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद में नीचे की तरफ आप आएंगे तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार की आकृति कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जो हिस्सा है, ये जो आकृति है, इस आकृति को आप याद रखेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार को प्रदर्शित करने वाली आकृति है। ये पूरा हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये, ठीक है, भारत का पश्चिमी भाग, ये भारत के महामरुस्थल को या थार के रेगिस्तान को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में आपके आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान कहाँ है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, जैसे ये इसकी सीमा हो गई, इधर से ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार हो गया। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार से लेकर के भारत के तटीय सीमा तक का जो क्षेत्र है ये भारत के क्या है? तटीय मैदान है। इस वाले साइड के क्या हैं? ये सारे पूर्वी तटीय मैदान है और इस साइड में जो है आपके पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है, चित्र देख के ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वो पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा थोड़े से कैसे हैं? चौड़े हैं। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान जो हैं, यानी इस वाले इधर वाले जो मैदान हैं, ये पश्चिमी मैदानों की अपेक्षा थोड़े से चौड़े हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। बाकी चीज़ें आप उसमें समझ ही चुके हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिमालय का उपखंडों में विभाजन, हिमालय का अलग अलग खंडों में विभाजन। वहाँ पर हमने देखा था अलग अलग श्रेणियों के आधार पर हमने विभाजन देखा था। ठीक है, यहाँ पर अलग प्रकार से इसका विभाजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, अरुणाचल हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ व पर्वत, इस प्रकार से 5 भागों में हिमालय का जो है विभाजन किया गया है। 1 बाय 1 इन सभी के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के विषय में। ठीक है, तो कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां हैं आपकी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियां, ये सारी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। इसमें कश्मीर घाटी भी पाई जाती है। डल झील की अगर बात की जाए तो ये भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत है। कश्मीर घाटी और डल झील जो है ये बृहत हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। यहाँ पर कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं? तो सियाचिन हिमनद और बाल्टोरो हिमनद जो है यहाँ पर कश्मीर हिमालय के हिस्से हैं।
हिमनद मतलब जो आपके ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ से कैसे, एक तरह से इनको बर्फ की झीलें भी कहा जाता है, बर्फ की नदियां भी कहा जाता है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर और सियाचिन ग्लेशियर ये कश्मीर हिमालय का हिस्सा है। इसमें एक झील निक्षेप का प्रकार पाया जाता है जिसको करेवा कहा जाता है। करेवा क्या है? झीलों का एक प्रकार से निर्मित निक्षेप है। और यहाँ पर जो करेवा होता है, करेवा क्षेत्र जो होता है, झीलों के जो निक्षेप हैं, यहाँ पर जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान मतलब केसर जो होता है उसकी खेती की जाती है। उसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी दशाएं मौजूद होती हैं। यहाँ पर दर्रों की बात की जाए, पासेस जो होते हैं, तो जोजिला दर्रा जो है ये बृहत हिमालय में है। बनिहाल दर्रा हो गया पीर पंजाल श्रेणी में, फोटुला दर्रा हो गया जास्कर श्रेणी में, खारदुंगला दर्रा हो गया आपकी लद्दाख श्रेणी में। ये सभी दर्रे जिनके नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जोजिला, बनिहाल, फोटुला, खारदुंगला, ये सभी दर्रे कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुछ झीलें भी पाई जाती हैं। झीलों में जैसे डल झील हो गई आपकी, वुलर झील हो गई, ये दोनों झीलें जो हैं अलवड़ झीलें हैं, मतलब मीठे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा पांगांगसो और सोमरीरी झील जो है ये भी कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये लवण जल झीलें हैं, मतलब इनका जो जल है वो कैसा है? खारा है। नदियों की बात करें तो इस क्षेत्र में सिंधु और उसकी सहायक नदियां जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ठीक है, ये इस क्षेत्र में बहती हैं। और झेलम जो है, झेलम के किनारे जो श्रीनगर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। तीर्थ स्थानों के विषय में बात करें तो यहाँ वैष्णो देवी तीर्थ स्थान है, अमरनाथ है, चरार ए शरीफ, ये तीर्थ स्थान यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु जो है इन जगहों के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। दून, दून किसको कहते हैं? प्रदेश के दक्षिणी भाग में कुछ अनुदैर्ध्य घाटियां हैं, वैलीज जो हैं, ठीक है, उनको दून कहा जाता है। जैसे कुछ दून यहाँ पर जो मौजूद हैं कश्मीर हिमालय के अंतर्गत, जैसे जम्मू दून हो गया आपका, पठानकोट दून हो गया, ये जो है कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ये चित्र काफी महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या है? हिमालय पर्वत समूह के बारे में यहाँ बात हो रही है। दक्षिण से उत्तर तक का पार्श्व चित्र है, दक्षिण से उत्तर तक का। इस कोने पर आप ये कंसिडर करके चलेंगे कि आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ेंगे आप तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिण में क्या है? हिमालय के दक्षिण में है आपका, यानी शिवालिक जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है हिमालय की, उसके दक्षिण में आपका उत्तर भारत का मैदान पड़ता है। अभी मैंने आपको मैप पे भी बताया था, ठीक है, उत्तर भारत का मैदान पड़ता है। तो उत्तर भारत के मैदान से यानी हम बढ़ रहे हैं उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं हिमालय की श्रृंखलाओं की तरफ। तो ये जो आपको अलग अलग उच्चावच के लक्षण यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बता रहा है कि कौन सा भाग कितनी ऊंचाई पर है। तो ये तो मैदान है, ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान है। सिंधु और गंगा नदियों के उनकी सहायक नदियों के जल के द्वारा ये जो है मैदान निर्मित हुआ है। तो इसकी ऊंचाई तो होगी नहीं क्योंकि ये तो मैदान है। अब जैसे जैसे हम सिंधु गंगा के मैदान से उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले पड़ेगी आपकी शिवालिक या बाह्य हिमालय। और मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से। मैं थोड़ा हाथ से बनाना पड़ता है ये आकृति, तो थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। तो जैसे ये जो हिमालय का क्षेत्र है, इसके नीचे मैंने क्या बताया था आपको, ये उत्तर भारत का मैदान है। तो जैसे जैसे हम उत्तर भारत के मैदान से ऊपर की तरफ, यानी ये दक्षिण वाला हिस्सा हो गया, ये उत्तर वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, ये उत्तर वाला हिस्सा हो गया, ये दक्षिण वाला हो गया। तो जैसे दक्षिण की तरफ से हम उत्तर की तरफ चलेंगे, ऊपर की तरफ, तो धीरे धीरे हमको जो भूभाग है उसमें ऊंचाई इसकी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। उसी चीज को यहाँ पर इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो सिंधु गंगा का मैदान, क्योंकि यह मैदान है, समतल है, तो इसकी ऊंचाई तो होगी नहीं। और जैसे जैसे हम शिवालिक की ओर बढ़ेंगे तो थोड़ी ऊंचाई बढ़ेगी, और उसके बाद में मध्य हिमालय, फिर ठीक है, और सबसे ऊंची स्थान पर आपका वृहत हिमालय की जो श्रृंखला है वो उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर जैसे जैसे बृहत हिमालय से हम और उत्तर की ओर जाते हैं तो लद्दाख श्रेणी, यहाँ चोटियां जो है, जो श्रेणियां हैं वो कम ऊंचाई की हैं। फिर उसके बाद में ऊंचाई थोड़ी और कम होती है कैलाश श्रेणी की। फिर ये कुछ दूर तक समतल भाग की तरफ चलता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको मिलता है कुल्लुल की ढाल, जो कुल्लुल श्रेणी जो है आपकी पामीर पठार के पूर्वी हिस्से में जो श्रृंखला फैली हुई है कुल्लुल श्रेणी, ठीक है, वहां तक का ये आपको एक मैप बताया गया है। इसको देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ से स्वतः अंदाजा इस तरीके से लगाया जा सकता है कि उच्चावच या जो ढाल है, स्लोप है अलग अलग आकृतियों की, वो अलग अलग स्थितियों पर किस तरीके से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय दूसरा पार्ट। इसमें पश्चिम में जो रावी नदी है और पूर्व में काली नदी है, उनके बीच का जो क्षेत्र है
वो है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। या इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय जो है ये किस किस नदी के बीच में पड़ते हैं, ठीक है। यानी इनकी सीमाओं का निर्धारण किस तरीके से होता है, तो पश्चिम में रावी नदी और इसके पूर्व में काली नदी, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय है, ठीक है। विशेष रूप से इसमें सिंधु और गंगा नदी तंत्र जो है या उसकी सहायक नदियां जो हैं वो उसमें बहती हैं। पर्यटन स्थलों की बात करें तो धर्मशाला हो गया, मसूरी हो गया, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडाउन, रानीखेत, ये सारी जगह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर कुछ दून भी पाई जाती हैं। दून के बारे में जैसे अभी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो होती हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं। जैसे कुछ प्रमुख घाटियों के नाम हैं चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून। देहरादून जो है ये सबसे बड़ी अनुदैर्ध्य घाटी है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में, ठीक है। इसके अलावा हरिके दून भी होता है, कोटा दून भी जो है यहाँ पर अवस्थित है। भोटिया जनजाति यहाँ पाई जाती है जो बृहद हिमालय की घाटियाँ हैं उनमें, ठीक है। और भोटिया जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, गर्मियाँ जब आती हैं, जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये बुग्याल में प्रवास करते हैं। बुग्याल क्या है, ऊंचाई पर, यानी जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ पर ऊंचाई पर जो घास के मैदान हैं उनको बुग्याल कहा जाता है। और भोटिया जनजाति जो है गर्मियों के दिनों में बुग्याल में यानी ऊंचाई पर जो घास के मैदान है वहाँ पर प्रवास करने चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी भी यहीं पर अवस्थित है, ठीक है। इसके बाद में दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में बात करते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय है और पूर्व में भूटान हिमालय है, ठीक है। तीस्ता नदी इसी क्षेत्र में बहती है। कंचनजंगा चोटी यहीं पे पाई जाती है, सिक्किम में है, ठीक है। लेप्चा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा चाय के बागान जो है यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। द्वार और जो द्वार उसको कह लीजिए या फिर द्वार कह लीजिए, एक ही नाम है इसका। तो द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और जो द्वार स्थलाकृतियाँ हैं ये चाय के बागानों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, ठीक है। आर्किड वगैरह ये सारी चीज़ें दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की प्रमुख विशेषताओं के रूप में कंसिडर किए जा सकते हैं। इसके बाद में अरुणाचल हिमालय के बारे में बात करेंगे। भूटान हिमालय का जो क्षेत्र है, भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में दिफू दर्रे तक जो है अरुणाचल हिमालय फैला हुआ है। इसकी प्रमुख चोटियों के बारे में बात करें तो कांगतू और नामचा बरवा अरुणाचल हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां जो है इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं। इस क्षेत्र में जो नदियां पाई जाती हैं विशेष रूप से वो बारहमासी नदियां होती हैं। बारहमासी नदियां क्या होती हैं, जिनमें वर्ष भर पानी रहता है, जिनमें वर्ष भर जल का प्रवाह होता है, वो बारहमासी नदियां होती हैं। और इसी वजह से इस क्षेत्र में आपको बहुत सारे जलप्रपात देखने को मिलेंगे जिनका प्रयोग जनरली विद्युत उत्पादन में किया जाता है। जनजातियों के विषय में बात करें तो मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा, ये जनजातियां अरुणाचल हिमालय में पाई जाती हैं। और इन जनजातियों का एक विशेष कार्य है, जो कृषि कार्य है, ये स्लैश और बर्न फार्मिंग करते हैं। इस टर्म को हम जाने कितनी बार सुन चुके हैं, जब से हम 6 क्लास से आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी बार हमने इस चीज़ के बारे में पढ़ा है। जो स्थानांतरी कृषि होती है उसको ही कहा जाता है स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, मतलब काटो और जलाओ खेती, ठीक है। तो जो मोनपा, अबोर, मिश्मी, निशी, नागा ये सारी जनजातियां हैं, ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग पर डिपेंड रहती हैं। इसके बाद में पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत, यहाँ पर आपको पटकाई बूम पहाड़ी मिलेगी जो अरुणाचल में है, नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, जो नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ियाँ जो मणिपुर में है। इसके अलावा मिजोरम में मिजो या लोसाई पहाड़ियाँ भी जो है पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत का हिस्सा हैं। बराक जो है मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी के रूप में जानी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बराक नदी किस क्षेत्र की नदी है, तो ये पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वतों की क्षेत्र की नदी है। मणिपुर और मिजोरम की मुख्य नदी के रूप में इसको जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है, ठीक है, ये भी पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो है पृथक रूप से चित्र है उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिनके बारे में बात कर रहा था। जैसे आपकी जो हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, इसका दक्षिणतम विस्तार जो है ये पटकाई बूम, नागा श्रेणी, मिजो श्रेणी, ठीक है। पटकाई बूम ये आपकी अरुणाचल में है, नागा श्रेणी नागालैंड में है, मिजो श्रेणी आपकी मिजोरम में है। इसके अलावा ये 3 श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, गारो श्रेणी, खासी श्रेणी और जयंतिया श्रेणी, ये मेघालय के पठार का हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इधर से देखेंगे तो ये जो है नेपाल में आपका एवरेस्ट पर्वत हो गया, माउंट मकालू ये भी नेपाल में है। ये जो हिस्सा है नेपाल के बगल से ये सिक्किम है आपका, यहाँ पे कंचनजंगा जो है
चोटी पाई जाती है, ठीक है। और भूटान वाले क्षेत्र में, भूटान हिमालय वाले क्षेत्र में जेलेपला दर्रा है, जेलेपला जो है पास, इधर से भूटान और आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है इसके पास आपको बुमला दर्रा जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा हिमाचल के अरुणाचल के दर्रों के विषय में बात करें तो डाफला स्टडी जो है यहीं पे है, और बोमडिला दर्रा ये भी जो है हिमाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश का सॉरी हिस्सा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप समझ सकते हैं। उत्तर भारत का मैदान, इसके बाद में हिमालय की श्रृंखलाओं को समझने के बाद में अब हम बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान के विषय में। यानी कि हिमालय की सबसे दक्षिणतम चोटी का नाम क्या है, या हिमालय की जो सबसे दक्षिणतम श्रेणी जो है वो आपकी शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी जो है शिवालिक है, और शिवालय के दक्षिण में जो गंगा यमुना नदियों के द्वारा या उनके गंगा यमुना नदियों के निक्षेप के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसे हम उत्तर भारत के मैदान के नाम से जानते, ठीक है। तो विशेष रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेप से निर्मित जो मैदान है वह उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। इसकी पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास यह फैला हुआ है, और चौड़ाई जो है इसकी लगभग 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। जलोढ़ निक्षेप की अधिकतम गहराई की अगर बात करें तो 1000 से 2000 मीटर के आसपास यहाँ पाई जाती है। अब बात करें उत्तर भारत के विभाजन, उत्तर भारत का जो मैदान है उसके विभाजन के बारे में, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम चले, इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझा के बताता हूँ, ठीक है। इस तरीके से तो ये आपका यहाँ तक होगा हिमालय। हिमालय के बाद में ये आपका क्या है, उत्तर भारत का मैदान, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ। ये वाला जो हिस्सा है ये उत्तर भारत का मैदान है। तो उत्तर भारत के मैदान में सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है भांबर, ठीक है। भांबर के दक्षिण में जो अगला हिस्सा है वो तराई, और तराई में जो है तराई के बाद में आपका आ जाता है जलोढ़ वाला, ठीक है। तो भांबर, तराई और जलोढ़ उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है हिमालय के जो उत्तर भारत का मैदान है उसका अगर विभाजन करें तो सबसे ऊपर पड़ता है आपका भांबर, उसके बाद में तराई, उसके बाद में जलोढ़, ठीक है। तो भांबर क्या होता है, जैसे ही हम शिवालिक श्रेणी से दक्षिण की तरफ आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो शिवालिक का जो गिरिपाद है, मतलब इसकी जो तलहटी है, उसके समांतर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी फैली हुई है, और जिसमें क्या होता है नदियां जो हैं वो लुप्त हो जाती हैं। नदियों के लुप्त होने का तात्पर्य क्या है कि जो भांबर क्षेत्र है यहाँ पर बड़े बड़े कह सकते हैं शिलाखंड पाए जाते हैं। यहाँ पर शिलाखंड या चट्टानें जो है इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। जब किसी जगह पर चट्टानें होंगी या बड़े बड़े शिलाखंड होंगे, और जैसा कि आपको पता है हिमालय क्षेत्र से ही नदियों का प्रवाह होता है, हिमालय क्षेत्र से जो नदियां आ रही हैं वो इन शिलाखंडों के नीचे होकर के निकलती हैं। नदियां का बहाव खत्म नहीं होता है, नदियां वास्तविक रूप में समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि क्या होता है वो नदियां जो हैं उन शिलाखंडों के नीचे होकर के उनका जल निकलने लग जाता है। तो इस स्थान पर आप जो है अगर पहुंचेंगे और देखेंगे तो आपको वहां पर नदियां दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि नदियां लुप्त होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो नीचे वाले शिलाखंडों के नीचे होकर के निकलती हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि यहाँ नदियां लुप्त हो जाती हैं। और भांबर के नीचे, भांबर के दक्षिण की तरफ, ऊपर से अगर नीचे की तरफ हम आए, ये मान लो यहाँ पे भांबर हो गया, यहाँ पर जो है कंकड़ पत्थर हैं, ऊपर से हिमालय क्षेत्र से नदियां आ रही हैं। एक सेकेंड, हिमालय से जैसे यहाँ पे नदियां आ रही हैं तो वो इन शिलाखंडों के नीचे होकर के निकल रही हैं, तो बीच वाले क्षेत्र में आपको नदी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। फिर जैसे ही नदी यहाँ पर प्रकट होगी, ये जो क्षेत्र होगा भांबर के दक्षिण वाला, ये जो है नम और दलदली क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ नदियाँ आपको दिखाई देने लग जाती हैं, नदियों का पानी यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। और जब नदियों का पानी यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा तो इसके आसपास का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, नम और दलदली कीचड़ वाला क्षेत्र होगा। इसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। ये भांबर के दक्षिण में है, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। तीसरा है आपका जलोढ़। जलोढ़ क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। बांगर क्या होता है, पुराना जलोढ़, और खादर को हम कहते हैं नवीन जलोढ़। अब पुराना जलोढ़ और नवीन जलोढ़ क्या है? पुराना जलोढ़ वह जलोढ़ है, यानी जहाँ पर इस मैदान की बात हम कर रहे हैं, इस मैदान में वह स्थान जहाँ पर नदियों का पानी या बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है रेगुलरली, उस जगह पर जो मिट्टी का जमाव है, उस जगह पर जो मिट्टी की परतों का जमाव है वो पुराने समय से जमा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर नई मिट्टी जो है परतों के रूप में आपको नहीं देखने को मिलती है, नहीं पाई जाती, तो इस वजह से उसको पुराना जलोढ़ कहा जाता है। एक क्षेत्र इसमें ऐसा है जहाँ पर प्रतिवर्ष
नदियों का पानी पहुंचता है या बाढ़ का पानी पहुंचता है, तो जब प्रतिवर्ष नदियां किसी स्थान से होकर के गुजरेंगी या प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी किसी स्थान पर पहुंचेगा, तो मिट्टी की जो परत है, जलोढ़ परत है, वो क्या होगी, वो चेंज होती रहेगी। क्योंकि मिट्टियां, जैसे ही नदियां बहती हैं या पानी बहता है, तो पानी अपने बहाव के साथ साथ कुछ मृदा के कण भी बहा करके लाता है, और जो इन मैदानों में ला करके निक्षेप के रूप में यहाँ पर छोड़ देता है, जमा कर देता है। तो खादर जो क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नदियों का और बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। इस वजह से यहाँ पर मिट्टी की जो परत है, वो हर वर्ष नई परत नदियों के पानी के द्वारा ला करके जमा कर दी जाती है। बांगर क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर नदियों और बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी का जमाव है वो पुराना है, इसलिए इसको पुराना जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, नवीन जलोढ़ को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त मैदान हो कहते हैं। और यहाँ पर जो है, ये जो भूमि होती है नवीन जलोढ़ वाली, ये अत्यधिक उपजाऊ होती है और कृषि के लिए यहाँ पर आदर्श दशाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे अपर्दनी और निक्षेपण आकृतियां जो हैं, जो कि उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती हैं, वो हैं बालू रोधिका, विसर्प हो गए, गोकुर झीलें, गुम्फित नदियाँ। ये सभी टर्म मैं क्यों कहता हूँ कि आप स्टार्टिंग से देखें वीडियोस को, जितनी भी हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, सबको बिल्कुल क्रमिक रूप से देखें। अब इसमें जो बालू रोधिका आ रहा है, विसर्प आ रहा है, विसर्प क्या होते हैं, गोकुर झीलें क्या होती हैं, इनको पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके अलावा इस मैदान में बहते हुए जो नदियां गुजरती हैं, तो जैसे ही वो अपना पानी समुद्र में विसर्जित करती हैं, तो तटीय यानी जहां से वो समुद्र में प्रवेश करती हैं, तो तटीय क्षेत्रों में वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा जो है इसका एक उदाहरण हो सकता है। सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, जल विभाजक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। अब इसके बाद में बात करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई लगभग 600 से 900 मीटर के आसपास रहती है। ये भारत के सबसे प्राचीनतम भूभागों में से एक है। प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसके बारे में इस वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था। ये जो भाग है, यहाँ से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है प्रायद्वीपीय पठार से, कि जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये किस चट्टान से निर्मित है या किस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं, इसका ओरिजिन किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो नीस चट्टानें या ग्रेनाइट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। एक मालदा भ्रंश है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ये पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ये मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार जो है उसको छोटा नागपुर पठार से अलग करता है, वो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। ये चित्र आप देखिए, ये मैंने एक तरह से प्रतिरूप बनाया है प्रायद्वीपीय पठार का। आपसे प्रश्न यहाँ से कौन कौन से पूछे जा सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित कौन करता है, तो पूर्वी घाट। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण किससे किया जाता है, पश्चिमी घाट से। प्रायद्वीपीय पठार की आपकी उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है, गिर श्रेणी और अरावली की श्रेणियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है, गिर श्रेणियां और अरावली श्रेणियां। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण किससे होता है, तो राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये इसकी सीमा या इसका जो कह सकते हैं इसकी सीमा का निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं उनको आप देख लीजिए, यहाँ से भी प्रश्न आपको मिल सकता है। पूर्वी सीमा पूर्वी घाट, पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी सीमा गिर श्रेणी और अरावली श्रेणी, और उत्तरी पूर्वी सीमा जो है आपकी राजमहल की पहाड़ियाँ। अब यहाँ से आप, ये तो आपका बीच वाला भाग हो गया, ठीक है, जो कि उत्तर भारत के मैदान के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है, ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद में आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझा के बताता हूँ। ठीक है, इस तरीके से कश्मीर वाला हिस्सा हो गया, और कश्मीर वाले हिस्से से आप इधर की तरफ जाएंगे तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, अब जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है वो इससे नीचे है। ठीक है, स्क्रीन पर पूरी आकृति मैं यहाँ नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं उंगली से ये जो है ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ऐसा ही ड्रॉ होगा। तो ये मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीपीय भारत का पठार इससे नीचे दक्षिण की तरफ आप ये अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए, इसके नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो पूरा आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखनी पड़ेंगी, जैसे आपको यहाँ पर मेघालय का पठार, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, जो तीनों श्रेणियाँ हैं यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपकी मेघालय का पठार हो गया। 2-3 भागों में ये बटा हुआ है यहाँ से। तो ये यहाँ पर देखने पे हमको थोड़ा सा अजीब इसलिए लगता है कि प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार ये वाला हिस्सा,
और यहाँ पर उत्तर पूर्व में देखेंगे तो आप मेघालय का पठार और आपका जो है बीच में मालदा भ्रंश, ठीक है, ये जो है ये ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। ये जो आपका कार्बी एंगलोंग पठार है या मेघालय का पठार है, ये आपका इसी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ठीक है। और प्रायद्वीपीय भारत के पठार, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका जो पूर्वी विस्तार है, उत्तर पूर्वी विस्तार, जैसे आपका कार्बी एंगलोंग पठार हो गया या आपका मेघालय का पठार हो गया, तो मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करने वाली जो भ्रंश है, दरार है, वो आपकी मालदा भ्रंश है। उसी को मैंने यहाँ पर इस डॉट के माध्यम से दिखाया है, ठीक है। दो चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है और कार्बी एंगलोंग का पठार जो आपके उत्तर पूर्व में है, इसके अलावा मेघालय का पठार है, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार के ही प्राचीनतम हिस्से हैं, ठीक है। इलायची पहाड़ियाँ, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसकी दक्षिणी सीमा को निर्धारित करते हैं। जैसे जैसे हम पश्चिमी हिस्से से पूर्व की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो इसका जो ढाल है प्रायद्वीपीय पठार का, इसमें कमी होती चली जाती है, यानी इसका पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा थोड़ा सा कैसा है, ऊंचा है, ठीक है। अब कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे सबसे ऊंची चोटी की अगर बात की जाए प्रायद्वीपीय पठार की, तो अन्नाईमुदी है 2695 मीटर, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है वो डोडा बेटा है, ठीक है। ये दोनों ही प्रायद्वीपीय पठार की चोटियां हैं। मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियां जो इस भाग में पाई जाती हैं वो हैं टौर, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां, पर्वत स्कंध, इसको स्पर भी कहा जाता है, टेकरी या डाइक। ये प्रमुख स्थलाकृतियां आपको प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में देखने को मिलती हैं। उच्चावच लक्षणों के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण अगर करें तो मुख्य रूप से 3 भागों में कर सकते हैं: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। अब दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो पठार है उसका पश्चिम में पश्चिमी घाट है, पूर्व में पूर्वी घाट है और उत्तर में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल की पहाड़ियां हैं। अब आप कैसे समझेंगे कि दक्कन का पठार कौन सा है, मध्य उच्च भूभाग कौन सा है, उत्तर पूर्वी पठार कौन सा है? मैंने आपको ये बताया है, आप बस इतना याद रखें। यहाँ से ये मान के चलिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, तो इसका दक्षिण वाला हिस्सा है जिसको दक्कन का पठार कहा जाता है, बीच वाला हिस्सा जो है इसको मध्य उच्च भूभाग, और इधर का भाग जो है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, जहाँ पर कार्बी एंगलोंग पठार, मेघालय का पठार जो है, ठीक है, छोटा नागपुर वगैरह यहाँ से, तो ये सारी जो हैं उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम पढ़ रहे हैं इस वाले भाग के बारे में जो कि आपका दक्कन का पठार है। इसके बाद में हम बीच वाले हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जो बीच का उठा हुआ या मध्य उच्च भूभाग जिसको कहा जाता है, और उसके बाद में उत्तर पूर्वी जो पठार है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 इस तरीके से भागों में इसका विभाजन किया जाता है उच्चावच लक्षणों के आधार पर। तो दक्कन पठार के बारे में बात करें, दक्कन के पठार के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे, तो आप यहाँ से समझिए कि इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में पश्चिमी घाट है, इस जगह पे क्या है, पश्चिम सीमा में इसका पश्चिमी घाट है। पूर्व में क्या है, यहाँ पूर्वी घाट है, ठीक है। उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में जहाँ से मध्य उच्च भूभाग स्टार्ट होता है, तो इस जगह पर क्या है, आपकी सतपुड़ा पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकाल पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और पूर्वी घाट जो है, पूर्वी घाट से नदियाँ कुछ निकलती हैं, जैसे आपकी महानदी हो गई, ठीक है। पूर्वी घाट जो है आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो है पूर्वी घाट को काट देती हैं। तो पूर्वी घाट के बारे में अगर इस तरीके से प्रश्न आता है कि पूर्वी घाट किन नदियों के द्वारा अपर्दित है, या पूर्वी घाट का जो तट है वो किन नदियों के द्वारा उसको अपर्दित किया गया है या काटा गया है, तो वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियां जो हैं उनके द्वारा पूर्वी घाट को अपर्दित किया जाता है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप देखेंगे भारत का दक्षिणी विभाग, तो इधर से पूर्वी घाट ये रहा आपका, ये पश्चिमी घाट हो गया, इधर से आपका पूर्वी घाट हो गया। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर जो है एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और यहीं पर क्या है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है। मुख्य श्रेणियों की बात करें अगर इसकी, तो जावादी की श्रेणियां या पहाड़ियां, पालकोंडा हो गई, नल्लामाला श्रेणियां, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां जो हैं दक्कन के पठार की मुख्य पहाड़ियां या श्रेणियां हैं। मध्य उच्च भूभाग, ये दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है, क्योंकि नीचे क्या है, दक्कन का पठार हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया आपका, दक्कन का पठार हो गया, और दक्कन पठार का उत्तरी हिस्सा ऊपर की तरफ ये क्या है, मध्य उच्च भूभाग। पश्चिमी सीमा इसकी किससे निर्धारित होती है, अरावली की श्रेणी से। दक्षिणी सीमा इसकी सतपुड़ा, और जो है सतपुड़ा की जो श्रृंखला है, पर्वत श्रेणी है, उससे निर्धारित होती है। ये जैसलमेर तक फैला हुआ है।
इसमें कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर हो गया, आपका स्लेट हो गया, नीस हो गया। औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 से 1000 मीटर की ऊंचाई इसकी जो है देखने को मिलती है। पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियां, ये मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। विंध्याचल कैमूर श्रेणियां जो है, इसमें यमुना की जितनी भी अधिकतर सहायक नदियां हैं उनका उद्गम जो होता है वो मध्य उच्च भूभाग के विंध्याचल या कैमूर श्रेणियों से होता है। उत्तर पूर्वी पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तारित भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का ही जो फैलाव है, विस्तार है, वो उत्तर पूर्वी पठार है। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ इसी का विस्तार हैं, जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। इसके अलावा मेघालय का पठार जो है ये भी उत्तर पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। मेघालय के पठार पर गारो, खासी, जयंतिया ये जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अधिकतर वर्षा जो है उत्तर पूर्वी पठार पर दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और ये जो पूरा स्थल है उत्तर पूर्वी पठार वाला, ये बहुत ज़्यादा अपर्दित स्थल है, क्योंकि इस स्थान पर वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा रहती है। इसके बाद में भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में यह स्थित है। अनुदैर्ध्य रेतीले टीले यहाँ पे पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं। शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है, वर्षा बहुत कम होती है, वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इसके बारे में कहा जाता है कि मेसोजोइक काल में ये जो मरुस्थल है ये भी कभी समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, या इस स्थान पर भी कभी समुद्र मौजूद था। भूगर्भिक चट्टानी संरचना से पता चलता है कि ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार भी है। ठीक है, प्रमुख स्थलाकृतियां देखें तो यहाँ रेतीले टीले, छत्रक चट्टान और मरुद्यान जो है यहाँ पाए जाते हैं। नदियां यहाँ पर जो है या तो बहुत कम पाई जाती हैं, और जो भी नदियां हैं वो अल्पकालिक हैं, मतलब 12 मासी नदियां नहीं पाई जाती हैं जिन पर वर्ष भर पानी बहता हो। और इस क्षेत्र की जो एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो लूनी नदी है। और लूनी नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, ये अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। अब इसके बाद में तटीय मैदानों को देखते हैं। तटीय मैदानों को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं, एक आपका पश्चिमी तटीय मैदान, एक आपका पूर्वी तटीय मैदान। ये भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणवर्ती हिस्सा है। इसको मैंने अलग अलग रखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये जो हिस्सा है ये जो है आपका पश्चिमी तटीय मैदान है, ये जो हिस्सा है आपका पूर्वी तटीय मैदान है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान जो है आपका, एक सेकेंड, पश्चिमी तटीय मैदान जो है इस पर अलग अलग तट पाए जाते हैं, जैसे गुजरात तट। आपसे पूछा जा सकता है गुजरात तट या काठियावाड़ तट जो है ये किस तटीय मैदान के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। गुजरात तट से लेकर के कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र में है, ये जो है गुजरात तट जो है यहाँ तक फैला हुआ है आपका कोंकण तट, कोंकण तट तक। ठीक है, गुजरात तट यानी काठियावाड़ तट से लेकर के महाराष्ट्र तक जो है, जो हिस्सा है पूरा ये वाला, ये काठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब महाराष्ट्र से लेकर के आप यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, ये कन्नड़ तट, तो कन्नड़ तक, कोंकण तट से लेकर के कन्नड़ तक के बीच में ये पूरा कोंकण तट के अंतर्गत आता है। ठीक है, और यहाँ पर मांडवी नदी, ज्वारी नदी, काली नदी, शरावती नदी जो है यहाँ पर बहने इस तटीय मैदान की तरफ बहते हुए आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा मालाबार तट भी जो है पश्चिमी तटीय मैदान का एक हिस्सा है। इसके बाद में अगर हम पूर्वी तटीय मैदान को देखें, पूर्वी तटीय मैदान को देखें तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जो है, कावेरी नदी इधर से बहती हुई आती है, यहाँ पर डेल्टा बनाती है। ठीक है, इधर से गोदावरी नदी यहाँ पर डेल्टा बनाती है। इधर से ऊपर से देखें, ऊपर से देखें तो महानदी जो है, महानदी डेल्टा भी जो है ये कहाँ पे है, पूर्वी तटीय मैदान पर। तो महानदी डेल्टा हो गया, गोदावरी नदी डेल्टा हो गया, आपका कृष्णा नदी डेल्टा हो गया, कावेरी नदी डेल्टा हो गया। ये सारे डेल्टा जो हैं तटीय मैदान कौन से पर पाए जाते हैं, पूर्वी तटीय मैदान पर पाए जाते हैं। मरीना बीच जो है ये भी पूर्वी तटीय मैदान का ही हिस्सा है, और ये इंडिया का सबसे लंबा बीच है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, महेंद्रगिरी जो है पश्चिमी तटीय मैदान की, या फिर ऐसे कह सकते हैं सबसे दक्षिणतम चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1654 मीटर है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब अलग अलग इनके बारे में जो तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को देखें तो कच्छ के मैदान से कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है, लंबाई इसकी 1700 किलोमीटर है लगभग। और इसके अलावा आपकी औसत चौड़ाई इसकी देखी जाए तो 50 किलोमीटर। और यहाँ पर अगर पूर्वी तटीय मैदान की ऊंचाई चौड़ाई देखी जाए तो 100 से 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, कि पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़े हैं थोड़े से। इसका विस्तार आपको पता ही चल गया, कच्छ के मैदान से गुजरात वाले हिस्से से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान जो है उत्तर में महानदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दोनों ही कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं दक्षिण में।
लंबाई जो है अगर पूर्वी तटीय मैदान की देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर है। पश्चिमी तटीय मैदान पर भारी वर्षा होती है जिससे पोषक तत्व बह जाते हैं। सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। इसके विपरीत अगर पूर्वी तटीय मैदान पर देखें तो यहाँ पर्णपाती और मानसूनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर अधिकतर वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है या लौटते मानसून से होती है। इसके तट जो हैं पूर्वी तटीय मैदान के चौड़े हैं। इसकी अपेक्षाकृत देखा जाए तो पश्चिमी तटीय मैदान के तट जो हैं वो थोड़े से संकरे हैं। ठीक है। यहाँ पर वर्षा पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तरी पूर्वी मानसून के द्वारा होती है। यहाँ पश्चिमी तट पर जो वर्षा है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा होती है। पत्तन और बंदरगाह के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है। कुछ प्राकृतिक बंदरगाह जैसे कांडला हो गया, मैंगलोर हो गया, कोचीन, मझगांव, जवाहरलाल नेहरू जिसको नावा शोभा बंदरगाह महाराष्ट्र में जो है इसको कहा जाता है, मारमा गांव बंदरगाह जो कि आपका गोवा में है, ये सारे प्राकृतिक बंदरगाह हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं पश्चिमी तटीय मैदान पर। ठीक है। और पूर्वी तटीय मैदान पर देखें तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से जो है पोर्ट जो हैं वो बहुत कम है। वैसे यहाँ पर भी कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जैसे चेन्नई हो गया, ये कृत्रिम बंदरगाह है और मुंबई के बाद में दूसरा सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ये सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। पारादीप जो है ये उड़ीसा में है और हल्दिया या कोलकाता जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान पर कयाल आकृति पाई जाती हैं। यहाँ पर विशेष रूप से मछली पकड़ना या नौकायन की क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। और कयाल आकृति में जैसे अगर बात की जाए तो पुन्नामदा कयाल जो है इनमें से एक, यहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है जो कि कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है। इसके बाद में द्वीप समूहों को देख लेते हैं लास्ट में। द्वीप समूह को विशेष रूप से भारत के संदर्भ में बात करें दो भागों में बांटा जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं उनकी संख्या लगभग 572 है और अंडमान और निकोबार, ठीक है, इनके रूप में इनको विभाजित किया गया है। बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इनको उत्तर भाग जो है इनका वो अंडमान और दक्षिणी भाग जो है इसका निकोबार के रूप में इनको विभाजित किया गया है। ये जो है इनके बारे में कहा जाता है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हैं ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। मतलब जैसे जैसे आप भारत का मैप देखेंगे दक्षिण वाले हिस्से में तो यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे कई डॉट द्वीपों की जो है आकृतियां दिखाई देंगी। तो इनके बारे में कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी वाले, विशेष रूप से इस वाले की बात मैं कर रहा हूँ, बंगाली खाड़ी वाले, तो ये जो हिस्से हैं इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि कभी पहले प्राचीन काल में जब समुद्र का जलस्तर थोड़ा सा उतना अत्यधिक नहीं था जितना आज की तिथि में है, तो उस टाइम पर यहाँ पे पर्वत हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे समुद्र का जलस्तर बढ़ा तो वो पर्वत जो है उसमें डूब गए और उनके जो ऊपरी वाले हिस्से हैं, चोटियाँ जो हैं, वो यहाँ पर द्वीपों के रूप में हमको दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे आपने देखा होगा ये जो भारत का उत्तरी पूर्वी हिस्सा ये वाला, तो यहाँ आप देखेंगे म्यांमार के समांतर जो श्रेणियाँ फैली हुई हैं इन्हीं का दक्षिणतम विस्तार जो है, यानी म्यांमार की श्रेणी यहाँ पर अराकान योमा है और इनको अराकान योमा के दक्षिणी विस्तार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है ये समुद्र में जलमग्न पर्वतों के हिस्से हैं। यहाँ पर रीची द्वीप समूह पाया जाता है। ठीक है। लवीरंथ द्वीप है, इसके अलावा बैरन आइलैंड है। ये बैरन आइलैंड जो है भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी के रूप में इसको जाना जाता है, ये निकोबार द्वीप समूह में है। इसके बाद में बात करते हैं इधर अरब सागर के बारे में। यहाँ प्रमुख द्वीप है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। ठीक है। ये प्रवाल निक्षेप से निर्मित हैं। यहाँ पर जो द्वीपों की संख्या है 36 में से 11 द्वीप जो हैं उन पर मानव का आवास है, मतलब लोग यहाँ पर रहते हैं। सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो मिनिकॉय यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, 453 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है। 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करने वाला जो चैनल है वो क्या है, 9 डिग्री चैनल। और इधर से 10 डिग्री चैनल जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाली जल संधि है। ठीक है। इधर से प्रमुख चोटियां अगर देखें अंडमान निकोबार की तो सैडल पीक 738 मीटर, ये नॉर्थ अंडमान में है। माउंट डियोवेली ये आपकी मध्य अंडमान में है, मिडिल अंडमान में। और इसके बाद में माउंट कोयोब 460 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये साउथ अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान वाले हिस्से में। और माउंट थ्विलर ये 642 मीटर ऊंची है और ग्रेट निकोबार के अंतर्गत ये आती है। ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और यहाँ से बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो चीज़ें
दिक्कत करती हैं या आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, तो आप अपनी जो भी सुझाव या आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। आपके लिए लगातार इस तरीके से काम करते रहेंगे, जल्दी से जल्दी आपकी ज्योग्राफी को ख़त्म करा के उसके बाद में अन्य विषयों की जो एनसीईआरटी सीरीज़ है वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर के आऊँगा। तो चैनल पर बने रहिए और अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।